नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग मौर्योत्तर काल में हुए कुछ विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़े थे। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है, कृपया प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वीडियो लगातार इस तरह के वीडियो आप लोग को आते रहेंगे। तो चलिए, आप लोगों का समय बर्बाद न करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश के इतिहास को जानने के लिए बहुत सारे तथ्यों को द्वारा जाना गया है, जैसे साहित्य, पुरातात्विक विभाग और विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारियाँ मिलती है। साहित्य स्रोत में है आपका वायु पुराण, मत्स्य पुराण, कालिदास की कुछ रचनाएं हैं जैसे मुद्रा राक्षस। ये सब साहित्य स्रोत है जिससे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। कुछ पुरातात्विक स्रोत है जैसे अभिलेखों, सिक्कों, स्मारकों में लिखे गए तथ्यों से हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारियाँ मिलती है। कुछ विदेशी यात्रियों के विवरण से गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है, जैसे फाहियान और वैनसांग जैसे विदेशी यात्री के विवरण से हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? श्रीगुप्त है। इसने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना किया था और 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया। इसे महाराजा का उपाधि धारण किया था। तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ हमें याद रखना है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इसका संतान हुआ, इसके जो उत्तराधिकारी हुए वह घटोत्कच थे। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना। इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की है। सूपिया का एक अभिलेख है जो रीवा मध्य प्रदेश में है। गुप्तों की वंशावली के बारे में हमें इससे जानकारियाँ प्राप्त होता है। तो चलिए आगे हम लोग और देखते हैं। घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम था, जो गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर लिच्छवियों की सहायता से अपनी शक्ति बढ़ाई और दहेज में मिला वैशाली प्रांत को अपने क्षेत्र में मिला लिया। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासन काल में एक नया संवत चलाया था जिसे गुप्त संवत बोला जाता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उभर के आ रहा है कि गुप्त संवत को किसने प्रारंभ किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रारंभ किया था 319 ईस्वी में। जिसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। इसका शादी किससे हुआ था? राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ था। वह लिच्छवी की राजकुमारी थी। तो चलिए आगे हम लोग और देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। इससे पहले जो श्रीगुप्त और घटोत्कच जो भी हुए वह महाराज की उपाधि धारण किए थे, जबकि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे।
समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त ने संन्यास ग्रहण कर लिया और समुद्रगुप्त को सत्ता सौंप दिया। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से 350 ईस्वी तक शासन किए। समुद्रगुप्त यह कुमार देवी का पुत्र था। इसी वीडियो में हम लोग देखें कि चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी से शादी करते हैं, लिच्छवी की राजकुमारी थे, उसी से समुद्रगुप्त हुए। लिच्छवी दोहित्र, अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहते थे। लिच्छवियों के जो नाती होने के कारण अपने आप को क्या कहता था? लिच्छवी दोहित्र कहता था। समुद्रगुप्त की नीतियां जो थी वह आक्रामक और विस्तारवादी थी। इसने आर्यवर्त में उत्तर भारत के 9 राज्य जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिण भारत के कितने? 12। उत्तर भारत के 9 राज्य और दक्षिण भारत के 12 राज्य को जीतकर अपने राज्यों में मिला लिया। इन्हीं विजयों के कारण से भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का क्या बोला जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न परीक्षाओं में कितनी बार पूछा जा चुका है। ये भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? समुद्रगुप्त को बोला जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके शासन के दौरान चलाए गए सिक्कों में जो है वीणा बजाते हुए चित्र अंकित किया गया है। इससे पता चलता है कि वह संगीत प्रेमी थे। समुद्रगुप्त के बाद हम लोग देखते हैं कि उसके पुत्र रामगुप्त अगला शासक बना, परंतु वह क्या था? एक अयोग्य शासक था, जिसके कारण वो इनके बारे में हम लोग इतिहास में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं है। तो चलिए आगे हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखेंगे। रामगुप्त के बाद अगला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय बना। इसने मालवा और गुजरात के शक शासकों को पराजित किया था। शक शासक उस समय भारत पे आक्रमण किए हुए थे, भारत पे कुछ क्षेत्रों में अपना अधिकार भी जमा लिए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उन्हें पराजित करके उनके शक शासकों का आधिपत्य को समाप्त किया और इसी के उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य का उपाधि भी धारण किया था। यह गुप्त साम्राज्य का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के महरौली स्तंभ से पता चलता है कि इसने बंगाल पे भी विजय प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे। तो ये एक वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के सामने आया है। इसमें हम लोग देखते हैं कि आपका चंद्रगुप्त द्वितीय जो है शकों को हरा के विक्रमादित्य का उपाधि धारण करता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम क्या था? विक्रमादित्य द्वितीय था। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है कि विक्रमादित्य किस राजा का उपाधि था? चंद्रगुप्त द्वितीय का था। सर्वप्रथम गुप्त साम्राज्य में पहला चांदी के सिक्के चालित करने वाले जो थे वह भी चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और महरौली स्तंभ से ज्ञात होता है कि इसने बंगाल पे भी शासन किया था, बंगाल पे भी विजय प्राप्त किया था। महरौली स्तंभ जो है कब का बना हुआ है? चंद्रगुप्त द्वितीय का समय का बना हुआ है। आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। 98% लोहे से बना है दोस्तों। तो सोचने वाली बात है कि कैसे बनाया था। मानना पड़ेगा इनके कलाकारों को कि आज तक उसमें जंग नहीं लगा है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि आपका फाहियान चीनी यात्री थे, वह किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आए थे। या आप फिर बोल लीजिए कि विक्रमादित्य के शासनकाल में चंद्रगुप्त फाहियान भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय बोलिए या विक्रमादित्य बोलिए, दोनों का एक ही व्यक्ति है। तो चलिए
हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न भी कहा जाता था। हम लोगों ने देखा कि अकबर के दरबार में भी, देखेंगे आगे कि अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 विद्वान थे। तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। धन्वंतरी आयुर्वेद के ज्ञानी थे। छपनक विद्वान नीतिज्ञ से परिपूर्ण थे। शंको ज्योतिष विद्या से परिपूर्ण थे। बेताल भट्ट तांत्रिक विद्या से परिपूर्ण थे। घटकरपर एक कवि थे। वर रुचि व्याकरण अर्थात व्याकरण के ज्ञानी थे। अमर सिंह कोशागार से संबंधित कार्य के लिए जाने जाते थे। वराहमिहिर खगोल वैज्ञानिक थे। और कालिदास को हम लोग तो जानते ही संस्कृत के महाकवि थे। तो कालिदास भी चंद्रगुप्त द्वितीय के महारत्नों में से एक था। इसमें धन्वंतरी और आपका कालिदास, बेताल विक्रम बेताल के बारे में हम लोग जानते थे कि बेताल भट्ट इसी के शासनकाल में थे। तो ये चीज़ हम लोग को याद रखना है। विक्रम बेताल वाला कहानियाँ भी बहुत सुने होंगे। तो बेताल जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार के एक नवरत्न में से 9 नवरत्न में से एक था। तो चलिए अब और आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम का शासक बना, गुप्त साम्राज्य का शासक बना। कौन? कुमारगुप्त प्रथम। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक कौन हुआ? स्कंदगुप्त बना। इसके बाद गुप्त वंश में कई छोटे छोटे शासक हुए, उसके बारे में हम लोग को नहीं जानना है। एरन अभिलेख से हमें भानुगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है। और एरन अभिलेख से ही हमें सती प्रथा का साक्ष्य मिला है। सती प्रथा उस समय चलती थी जब किसी महिला के पति मर जाते थे तो उन्हीं के चिता के साथ वह खाक हो जाती थी, जिसे सती प्रथा के नाम से जाना जाती थी। ये इसकी जानकारी हमें एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। इस वंश का अंतिम शासक जो था वह कौन थे? विष्णुगुप्त थे। तो इसके बाद गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। तो यहाँ से हम लोग को बस इतना याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक जो बना स्कंदगुप्त बना। एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा के बारे में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। कौन था दोस्तों गुप्त वंश का अंतिम शासक? विष्णुगुप्त था। और इसके बाद गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, यानी सर्वनाश की ओर अग्रसर हो गए। अब हम लोग गुप्तकालीन कुछ रचनाएं एवं उनके लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो गुप्तकालीन महान लेखक हुए जिसमें कालिदास भी है। कालिदास के कुछ प्रस्तुतियां हम लोग यहाँ देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूतम और ऋतु संहार, ये 7 रचनाएं कालिदास द्वारा रचित है। ये परीक्षाओं में कभी कभी पूछा जाता है, तो इन्हें अवश्य याद रख लीजिएगा। विशाखदत्त द्वारा 2 रचनाएं की गई थी, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, न जाने कितने बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है।
आगे हम लोग कुछ और रचनाओं के बारे में देखेंगे, जैसे मिर्च कटिकम शूद्रक द्वारा लिखे गए थे, अमरकोश अमर सिंह द्वारा लिखे गए थे, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, कामसूत्र वात्सायन, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, नीतिसार कामंदक। तो ये सब कुछ रचनाएं हैं दोस्तों जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके इसे आप लोग रख सकते हैं। अब गुप्त काल के कुछ प्रमुख मंदिर हुए हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मुख्य रूप से 7 प्रमुख मंदिर हुए हैं गुप्त काल में, जिसमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ऐरन का विष्णु मंदिर सागर मध्य प्रदेश में है, भुमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में है, नचना ठाकुर का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में है, और नागौद का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में है। इसमें से हम लोग देखते हैं ज़्यादातर कि मंदिरें कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, और 2 मंदिर जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, बाद बाकी 5 मंदिर आपका मध्य प्रदेश में है। तो ये बहुत ही कुछ कुछ आ सकता है परीक्षा में, आप लोग याद रख लीजिएगा इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि गुप्तकालीन समाज किस प्रकार का था। तो गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम लोग ऋग्वैदिक काल में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आप लोगों से विनती है कि जाके देख लें, इसके बारे में अच्छी से जानकारियाँ मिल जाएगा। गुप्त काल में ही बाल विवाह का प्रथा का बढ़ावा मिला है, और भानुगुप्त के ऐरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। सती प्रथा का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? ऐरन अभिलेख से। किसके द्वारा बनाया गया था? भानुगुप्त के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। तो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था मित्रों? कृषि था। भू राजस्व ही राज्य का आय का मुख्य साधन था, तथा भू राजस्व कुल आय का 1/6 हिस्सा लगता था, 1/6 लगता था। चलिए गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में भी हम लोग जान लिए। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य कर लगता था जो निम्नलिखित है। विष्टि या बेगार या निःशुल्क श्रम था। बलि, गुप्त काल में धार्मिक कर था जिसे बलि बोला जाता था। वात भूत, पूजा के लिए इकट्ठा किया गया कर था। पूजा के लिए कुछ करने के लिए कुछ कर वसूले जाते थे, जिसे वात भूत बोला जाता था। भट या भट, ये पुलिस कर था, पुलिस द्वारा लिया जाता था। प्रणय, प्रणय ग्रामवासियों पर लगाया गया अनिवार्य कर था, जिसे अनिवार्य रूप से ग्रामवासियों को देना ही पड़ता था। चारासन, चारासन चारागाहों के लिए शुल्क था। चारासन चाटन, लुटेरे द्वारा उत्पीड़ित से मुक्ति का कर था। लुटेरे द्वारा लूटे जाने के बाद उससे मुक्ति जो मिलता था, उसके लिए चाटन नाम का कर लगाया जाता था। दशापराध, 10 प्रकार के अपराधों पर किए गए जुर्मानों को दशापराध कर दिया लगता था। उसके बाद लास्ट में है आपका हल दंड, हल पर लगाया जाने वाला कर था। तो हल चलाने के लिए भी कर लगता था, जिसे हल दंड बोलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और गुप्तकालीन समाज के बारे में कुछ अन्य तथ्य जान लेते हैं जो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो गुप्त काल को भारत संस्कृति का स्वर्णिम युग बोला जाता है। तो भारत संस्कृति का स्वर्णिम युग किस काल को बोला जाता है? परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गुप्त काल को। गुप्त काल में ही हमें सती प्रथा
एवं बाल विवाह की जानकारियां प्राप्त होता है। इसमें शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी और देश का सर्वोच्च राजा होता था। शासन के सबसे छोटी इकाई गांव थी जो ग्रामीण के अधीन होती थी। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार बोला जाता था। ये कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है जिसे आप लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब हम लोग इस से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं और आप लोगों के आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कृपया इस सेक्शन को जरूर कंप्लीट करें। गुप्त वंश का संस्थापक, पहला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। हम लोगों ने देखा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है, समुद्रगुप्त को बोला जाता है। भारत संस्कृति का स्वर्णिम युग किसे बोला जाता है, तो स्वर्णिम युग अभी हम लोग देखें जस्ट कि गुप्त काल को भारत संस्कृति का स्वर्णिम युग बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भानुगुप्त। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से था। गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था, नालंदा, जो कि बिहार में स्थित है। अभी ये नष्ट हो गए हैं, अभी फिलहाल में नालंदा विश्वविद्यालय खत्म हो गए हैं, कुछ नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसे जला दिया गया था। भारत सरकार ने फिर से बोला है कि नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से बनेगा, लेकिन पुराने जैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, या फिर बोलिए तो विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही दूसरा नाम विक्रमादित्य था। तो चलिए मित्रों आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का उपाधि कब धारण किया था, तो मित्रों शकों के उन्मूलन के बाद, शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। गुप्त काल में सोने की जो मुद्रा थी उसे क्या कहा जाता था, तो सोने की मुद्रा को क्या बोला जाता था, दिनार बोला जाता था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, तो ये कालिदास हो जाएंगे मित्रों। कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा है, कालिदास ने लिखा है। मित्रों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन बचे हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। जब उनका राज्यारोहण हुआ था तब उसने शक संवत का प्रारंभ किया था। तो शक संवत कब प्रारंभ हुआ था, सॉरी क्वेश्चन कुछ अलग। गुप्त संवत कब प्रारंभ किया था, 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाया था और यह अपने राज्यारोहण के समय किया गया था। बाल विवाह का प्रथा कब आरंभ हुआ, किसके शासनकाल में आरंभ हुआ, तो हम लोग देखें कि बाल विवाह जो है गुप्त काल में ही प्रारंभ हुआ। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है मित्रों। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आप लोगों के लिए धन्यवाद।